Hi everybody, welcome to your favorite channel for the NEET Biology Preparation, The Bio World. Ladies and gentlemen, हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था केमिकल कंट्रोल एंड देयर कोऑर्डिनेशन और इस पर्टिकुलर चैप्टर में अब तक हम लोगों ने 17 वीडियो कंप्लीट कर लिए हुए हैं। लास्ट का जो वीडियो था वो इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में था, एड्रिनल मेडुला के बारे में। यस, आई होप वो वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने इसको जरूर देखा होगा, लेक्चर नोट्स बनाया होगा और पढ़ने के बाद थोड़ा डाउट तो आता है, तो आपका कोई कमेंट तो नहीं आया, लेकिन आई होप आपको वो वीडियो क्लियर हो गया है। इनकेस अभी भी आपने नहीं देखा है, लेक्चर नोट्स नहीं बनाया है, तो जरूर बनाइए। आगे बढ़ते हैं। आज का लेक्चर लेडीज एंड जेंटलमैन, सैल्यूट टू पैंक्रियास। आज हम लोग पैंक्रियास के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे ही पैंक्रियास का नाम लिया जाता है, दुनिया में ये बहुत ही फेमस है। डायबिटीज बीमारी के लिए, डायबिटीज मिलिटस नाम की बीमारी के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। और जब हम पैंक्रियास के बारे में बात करते हैं तो हमको याद आता है कि ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड रहता है। ये डाइजेशन, इसके जो सिक्रीशंस होते हैं वो एंजाइम्स होते हैं और इसके सिक्रीशंस हार्मोन्स भी होते हैं। बोलने का मतलब ये है कि पैंक्रियास आपके बॉडी का वो ग्लैंड कहलाता है, वो हार्मोन के साथ डाइजेस्टिव एंजाइम भी प्रोड्यूस कर जाता है, इसीलिए तो दुनिया इसको कंपोजिट ग्लैंड कह जाता है। तो सबसे नंबर 1 पॉइंट जो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, कि इस पर्टिकुलर ग्लैंड कॉल्ड एज अ पैंक्रियास को हम कंपोजिट ग्लैंड बोलते हैं। क्या होता है कंपोजिट ग्लैंड का मतलब? कंपोजिट ग्लैंड का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर ग्लैंड के पास एक्सोक्राइन पार्ट भी है और एंडोक्राइन पार्ट भी है। एक्सोक्राइन पार्ट वो होता है, वो डाइजेशन में रोल प्ले करता है, वो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, और एंडोक्राइन पार्ट जो है वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बारे में हम इस पर्टिकुलर डायग्राम में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। मैंने डायग्राम पहले से ड्रॉ कर लिया हुआ है, क्योंकि इतना नीट एंड क्लियर ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब हम लाइव लेक्चर में हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग बात ये करते हैं कि ये जो कंपोजिट ग्लैंड है pancreas, it is endodermal in origin. So this particular gland is endodermal in origin. ये दूसरा पॉइंट है। अब आपको क्लियर हो गया है वो पर्टिकुलर पॉइंट। अब हम जा रहे हैं बात करने इस ग्लैंड के लोकेशन के बारे में। तो मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों ने डाइजेशन पढ़ लिया हुआ है, और डाइजेशन में इसका लोकेशन आपको एग्जैक्टली पता है। कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम डिओडिनम बोलते हैं, और इसी डिओडिनम से यहाँ से एक डक्ट अराइज होता है, और यही डक्ट जो होता है, इट इज दिस पर्टिकुलर डक्ट is always provided with the pancreas. तो हमको ये बोलना पड़ेगा कि लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ है। ये जो बैंड है, डिओडिनम का जो बैंड है, वहां पे इट इज गोइंग टू बी लोकेटेड, नंबर 1 पॉइंट है। और ठीक इसके ऊपर देयर इज स्टमक, तो स्टमक के नीचे ये पाया जाता है। सो ये बोलना बिल्कुल सही होगा कि लोकेशन ऑफ द पैंक्रियास ग्लैंड, इट इज इंफीरियर। इंफीरियर का मतलब नीचे, सुपीरियर का मतलब ऊपर। इंफीरियर मतलब नीचे, सुपीरियर मतलब ऊपर। सो दिस पर्टिकुलर ग्लैंड कॉल्ड एज अ पैंक्रियास, इट इज इंफीरियर टू द स्टमक। सो नंबर 1 पॉइंट है जो आपको क्लियर होना चाहिए, इट इज इंफीरियर टू स्टमक। लोकेशन में इंफीरियर टू स्टमक। Is that clear? In the band of duodenum, in a band of so ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं duodenum, and this particular structure is called as obviously pancreas. हम इसको obviously pancreas बोलते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये इसका लोकेशन पॉइंट हो गया, लोकेशन आपको क्लियर हो गया, इंफीरियर टू स्टमक इन अ बैंड ऑफ डिओडिनम, और ये डायग्राम भी मैंने लोकेशन का ड्रॉ कर दिया है। अब हम लोग जा रहे हैं बात करने
इस पर्टिकुलर ग्लैंड के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। जब हम इस पर्टिकुलर ग्लैंड की इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं तो हमको ये बात समझ में आना चाहिए कि इस पर्टिकुलर ग्लैंड के पास एंडोक्राइन के साथ साथ एक्सोक्राइन पार्ट है। सो नंबर 4 पार्ट, इट इज अ कंपोजिट ग्लैंड। जो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है ये कंपोजिट ग्लैंड है। ये कंपोजिट ग्लैंड है। कंपोजिट ग्लैंड का मतलब आपको पहले से पता है कि इसके अंदर एंडोक्राइन पार्ट है एज वेल एज एक्सोक्राइन पार्ट है। जरा हम लोग फोकस करते हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम पे। इस पर्टिकुलर डायग्राम में ये जो ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन पार्ट। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन पार्ट। इज दैट क्लियर? ये एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियास। और ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन पार्ट। अब ये जो एंडोक्राइन पार्ट होता है इसमें 4 टाइप के सेल्स होते हैं। सबसे पहले जो सेल्स होता है ये ऑरेंज कलर के सेल्स, इनको हम अल्फा सेल्स बोलते हैं। देन देयर इज अ रेड कलर के सेल्स, इनको हम बीटा सेल्स बोलते हैं। देन देयर इज अ ग्रीन कलर के ब्लू कलर के सेल्स, दे आर कॉल्ड डेल्टा सेल। एंड ये जो ब्लैक कलर के, ये जो ग्रीन कलर के ब्लू कलर के सेल्स है, we always call it as a delta cells. Then what we call this particular black color cell as a, हम इसको PP cells बोलते हैं या हम इसको F cells भी बोल सकते हैं। तो सेल्स के अलग अलग नाम भी होते हैं, वो नाम अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। मैं एक बार रिपीट करता हूँ। अल्फा सेल जो होता है वो 15% होता है, तो वो ऑरेंज कलर में पाया जाता है। बीटा सेल जो होता है वो 65% होता है। डेल्टा सेल जो होता है वो 5% पाया जाता है। एंड एफ सेल इज गोइंग टू बी ऑलवेज अ 15%। तो आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट जो मैंने आपको डेटा दिया हुआ है। अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड एफ सेल्स, ये अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। इन सभी सेल्स को, ये जो एंडोक्राइन पार्ट है, ये सभी पूरे स्ट्रक्चर को हम आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जानते हैं। What we call it as a islets of Langerhans. आइसलेट्स का मतलब होता है ग्रुप। ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, इस ग्रुप ऑफ सेल को किसने डिस्कवर किया? नहीं, लैंगरहैंस ने। तो इसका जो नाम है, द नेम इज गिवन एज पर द डिस्कवरर। यस सर, इनमें जो नाम दिया हुआ है वो एज पर द डिस्कवर नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ये बात आप हमेशा याद रखना। अब ये जो, जैसे एंडोक्राइन पार्ट को आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोला जाता है, करीबन 1 to 2 मिलियन ये सेल्स होते हैं। 1 to 2 मिलियन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, द नेम इज गिवन एज पर द डिस्कवर। ये इसकी आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होता है वो 1 to 2 मिलियन क्वांटिटी में पाया जाता है। 1 to 2 मिलियन क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी होती है, ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन ये पूरे पैंक्रियास का जस्ट 1 to 2% है। सो इट इज 1 to 2% ऑफ पैंक्रियास टिश्यू। पैंक्रियास टिश्यू मतलब ये पैंक्रियास जो टिश्यू है इसका ये जस्ट 1 to 2% है। आई थिंक ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। यस सर, सो दिस इज कॉल्ड एज एंडोक्राइन पार्ट। और अब हम लोग मूव ऑन करते हैं एक्सोक्राइन पार्ट के बारे में। एक्सोक्राइन पार्ट में अकाइना सेल्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट। यहां पे अकाइनस प्रेजेंट होता है। यहाँ पे अकाइना सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अकाइनस हम सिंगुलर बोलते हैं, ग्रुप में हम इसको अकाइना बोलते हैं। और ऑब्वियसली इनका काम होगा टू सिक्रीट द पैंक्रियाटिक जूस। तो ये पैंक्रियाटिक जूस को बनाता है और पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है।
तो हम लोगों को इस पर्टिकुलर चैप्टर में इसके पैंक्रियाटिक जूस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम होने वाले हैं और हम लोगों के चैप्टर का नाम है केमिकल कंट्रोल एंड देयर कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग हार्मोन से रिलेटेड बात करने वाले हैं। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर। तो हम लोग चलो ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की कोशिश करते हैं इसके एंडोक्राइन पार्ट पे। तो चलो फोकस करते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से लिख देते हैं कि ये जो एंडोक्राइन पार्ट होता है, इज दैट क्लियर? नंबर 5 पॉइंट, यस सर, नंबर 5 पॉइंट, एंडोक्राइन जो पार्ट है, एंडोक्राइन एंडोक्राइन जो पार्ट होता है, इस एंडोक्राइन पार्ट को हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। वी कॉल इट एज आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है, इसके 4 टाइप होते हैं। द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज अल्फा सेल्स, then the second type is called as the beta cells, the third type is called as the delta cells, the fourth type is called as the PP cells। PP सेल का मतलब होता है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। PP सेल का मतलब होता है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ये जो अल्फा सेल होता है, इसी का दूसरा नाम है ए सेल, इसका दूसरा नाम है बी सेल, इसका तीसरा नाम है सी सेल, सी नहीं डी सेल, इसका दूसरा नाम है डी सेल और इसका दूसरा नाम है एफ सेल। पीपी का मतलब आपको पता होना चाहिए। पीपी का मतलब होता है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। मैं यहां पे लिख देता हूं पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो ये जो पर्टिकुलर पीपी सेल्स होता है, वो पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड नाम का हार्मोन बनाता है, इसलिए इसको ऐसा नाम दिया हुआ है। जबकि ये जो अल्फा सेल्स होते हैं, सबका पहले परसेंटेज देख लेते हैं, कौन कितने क्वांटिटी में पाया जाता है। अल्फा सेल्स जो होता है वो 15% पाया जाता है। पीपी सेल्स भी जो होता है वो 15% पाया जाता है। मतलब इन दोनों का परसेंटेज एग्जैक्टली में सेम होता है। अब 50 और 50 30 होता है और 100 माइनस 30 70 होता है और 70 में से 65% ये इंसुलिन वाला सेल है, बीटा सेल। बीटा सेल इंसुलिन वाला सेल है और ये ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने में, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में मदद करेगा। और यही हार्मोन वो हार्मोन है जो डायबिटीज से रिलेटेड है और इसलिए ये मैक्सिमम परसेंटेज में पाया जाता है। अब बच जाता है 5%, वो 5% आप डी सेल से काम चला लो। अब अगला सवाल ये उठता है कि ये जो सेल्स होते हैं वो कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो अल्फा सेल्स होता है वो प्रोड्यूस करता है ग्लूकागॉन, जिसका फंक्शन अब हम सीखेंगे। यस सर। देन वी विल टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। देन डेल्टा सेल इज गोइंग टू सिक्रीट द हार्मोन कॉल्ड एज अ सोमैटोस्टैटिन। और पीपी सेल इज गोइंग टू ऑलवेज प्रोड्यूस पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो यहाँ पे तो नाम लिखा हुआ है पहले से, तो लिखने की जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पार्ट को समझने के लिए। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर। और मेरे ख्याल से अब कोई वक्त, हमको पूरा वक्त है वो पर्टिकुलर हार्मोन्स के बारे में बताना है। अब तक मैंने क्या पढ़ा है मैं एक बार री इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। ये कंपोजिट ग्लैंड है, बहुत ही ऑसम पॉइंट है। कंपोजिट का मतलब होता है ये एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। हेटेरोक्राइन हेटेरोक्राइन का मतलब होता है इट हैज बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। एंडोडर्मल इन ऑरिजिन है, इसका लोकेशन आपको पता चल गया। इसके स्ट्रक्चर में ग्रीन कलर के जो पार्ट है उसको हम एक्सोक्राइन पार्ट बोलते हैं। काइना सेल ये पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करेगा, ये डाइजेशन में इसका रोल होगा।
ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंड है, लैंगरहैंड नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, इसलिए इसको ऐसा नाम दिया हुआ है। 1 to 2 मिलियन आइसलेट्स ऑफ लैंगर होता है पैंक्रियाज में, विच इज जस्ट 1 to 2% ऑफ पैंक्रियाटिक टिश्यू। तो आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आता है, 1 to 2 मिलियन है नंबर में, और 1 to 2% ऑफ टोटल पैंक्रियाटिक जूस है। सो इस कॉन्सेप्ट इज सो सिंपल। यस सर। देन एंडोक्राइन पार्ट में ये जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंड, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, पीपी सेल, ये 15%, 65%, 5% और 15%। ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमैटोस्टैटिन, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। अब हम जा रहे हैं बात करने ग्लूकागॉन के फंक्शंस के बारे में। हम 1 by 1 सभी के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। सो वी आर गोइंग टू पुट द टाइटल फंक्शन ऑफ ग्लूकागॉन। फंक्शन ऑफ ग्लूकागॉन। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब हम लोग ग्लूकागॉन के बारे में बात करते हैं तो केमिकली ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। नंबर 1 पॉइंट, इट इज अ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। मतलब ये हार्मोन प्रोटीन से बना होता है, इस बात को आपको समझना है। ग्लूकागॉन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने के काम में आता है। आपने हमेशा सुना होगा कि इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को ड्रॉप करता है, जबकि ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। इसीलिए ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने वाला हार्मोन है। सो इट रेजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। BGL इंक्रीजेस। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या करामात करता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल अपने आप बढ़ जाता है? तो मैंने ऐसा सुना है कि ग्लूकागॉन वो हार्मोन कहलाता है, ग्लूकागॉन वो हार्मोन कहलाता है, लीवर को ये स्टिमुलेट कर जाता है। तो ये लीवर को स्टिमुलेट कर जाता है। लीवर स्टिमुलेट होने के बाद लीवर का जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो लीवर में अंदर जो ग्लाइकोजन है, दैट ग्लाइकोजन विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, सवाल ये उठेगा कि इस प्रोसेस को बोलेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। आई होप आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस वो प्रोसेस कहलाता है जिसमें ग्लाइकोजन ब्रेक हो जाता है, ग्लूकोज बदले में बन जाता है, और यही ग्लूकोज देखो ब्लड में आ जाता है। तो यही ग्लूकोज जो है इट विल enter in the blood, enter in blood। ये ब्लड में एंटर करता है, ये अंडरस्टैंडिंग आपको आ जानी चाहिए। यस सर, इज दैट क्लियर? ये ब्लड में एंटर करता है, इसका मतलब ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना, इस इफेक्ट को हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं। जब जब आपके ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा तब वो हाइपरग्लाइसेमिया कहलाएगा। हाइपर म्हणजे मोर, ग्लाइसेमिया मतलब शुगर, मोर शुगर इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ना। तो ये हार्मोन को ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, इसीलिए इस पर्टिकुलर हार्मोन को हम हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं। सो ग्लूकागॉन को हम हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, यस क्या बोलते हैं हम इसको? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने वाला हार्मोन। क्या समझा आपको? ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने वाले हार्मोन को हम हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं। लेकिन आपने ऐसा सुना है कि ये जो हार्मोन है ग्लूकागॉन, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, लेकिन इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को
कम करता है। इसका मतलब इंसुलिन जब भी आएगा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, ग्लूकेगॉन जब भी आएगा ब्लड ग्लूकोज लेवल देखो बढ़ जाएगा। ये दोनों हार्मोन वो हार्मोन कहलाते हैं जिनका एक्शन अपोजिट हो जाते हैं। इंसुलिन जब भी आएगा ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर जाएगा, ग्लूकागॉन जब भी आएगा ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। दोनों हार्मोन का फंक्शन अपोजिट हो जाता है। ऐसे दो हार्मोन जो अपोजिट एक्शन दिखाते हैं, ऐसे एक्शन को एंटागोनिस्टिक एक्शन या एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहे जाते हैं। यस सर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग यहाँ पे नंबर 4 लिखेंगे। नंबर 4 कि सबसे पहला पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे हम कि एक एंटी इंसुलिन हार्मोन है। ग्लूकेगॉन एक एंटी इंसुलिन हार्मोन है। पहली चीज क्लियर हो गई, वेरी नाइस। यस सर, दिस इज 4th पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट ये है कि इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन को एंटागोनिस्टिक हार्मोन बोलते हैं एक साथ। एंटागोनिस्टिक मतलब अपोजिट, दोनों के एक्शन अपोजिट है। इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन, इसको हम एंटागोनिस्टिक हार्मोन बोलते हैं। एंटागोनिस्टिक हार्मोन बोलते हैं। आई थिंक आपको ये एंटागोनिस्टिक वर्ड समझ में आ गया। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है ऐसे दो हार्मोन जिनके एक्शंस अपोजिट होते हैं। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है और ग्लूकेगॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। यस सर, आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर। मुझे एक और फंक्शंस बताना है, मतलब ये 5th पॉइंट है तो 6th पॉइंट भी हमको बताना है। तो आई थिंक मेरे पास यहाँ पे स्पेस है। मैं जस्ट कलर चेंज करके यहाँ पे 6 पॉइंट लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये 5 के बाद ये 6 पॉइंट है। इज दैट क्लियर? वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। अब ये जो हार्मोन है ग्लूकेगॉन, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। पहली बात आपने सही समझा। कैसे करता है? ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। एक प्रोसेस है जिससे ये ग्लूकोज को बढ़ा सकता है ब्लड में, और उस प्रोसेस का नाम है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये हार्मोन ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये हार्मोन क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या होता है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस? ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है अमीनो एसिड या फैटी एसिड से, अमीनो एसिड या फैटी एसिड से ग्लूकोज बनाना। यस सर, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अमीनो एसिड और फैटी एसिड। तो मैं यहां पे लिखता हूं फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज from amino acids or fatty acids। यस सर, फैटी एसिड से या अमीनो एसिड से ग्लूकोज को बनाए। ये कुछ नई एक्टिविटी पाई जाएगी, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, हम ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाते हैं तो हम एक कार्बोहाइड्रेट को दूसरे कार्बोहाइड्रेट में ही कन्वर्ट किए, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है, कुछ नया हो रहा है, क्योंकि अमीनो एसिड और फैटी एसिड से हम ग्लूकोज बना रहे हैं। इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है नियो। नियो का मतलब होता है कुछ नया। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर। सो पहला फंक्शन है, पहला पॉइंट है, ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। ग्लूकेगॉन लीवर को स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है। लीवर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ब्लड में भेज देता है। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और ग्लूकेगॉन एक एंटी इंसुलिन है, दोनों के एक्शन अपोजिट है, इसलिए एंटागोनिस्टिक हार्मोन बोलते हैं। और ये ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करता है। तो आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज गोइंग टू बी ओवर। गिव मी सम टाइम टू रब दिस बोर्ड एंड start with the next function of insulin,
function of somatostatin and function of pancreatic polypeptide. Thank you so much ladies and gentlemen. Bye. हेलो एवरीबॉडी, अभी तक हम लोगों ने फंक्शन सीखा हुआ था फंक्शन ऑफ ग्लूकागॉन के बारे में. इज दैट क्लियर? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ इंसुलिन के बारे में. मेरा ऐसा रिक्वेस्ट है कि अभी तक जितना भी लेक्चर हुआ है आप उसका नोट्स बना लीजिए और उसके बाद यहाँ से आगे आप पढ़िए, क्योंकि फंक्शन ऑफ इंसुलिन में फंक्शन ऑफ ग्लूकागॉन भी आ सकता है, उसके कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं. यस सर, और फिर आप आगे बढ़िए. Here we go ladies and gentlemen. जब हम फंक्शन ऑफ इंसुलिन के बारे में बात करते हैं, जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया गया था कि ग्लूकागॉन और इंसुलिन ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहलाते हैं. दोनों एंटागोनिस्टिक हैं क्योंकि दोनों का एक्शन अपोजिट है. ग्लूकागॉन का काम होता है ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाना और इंसुलिन का काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना. सो इट लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल. ये इसका पहला फंक्शन है जो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए. So it lowers blood sugar level, या that is it decreases blood glucose level. ये पहली चीज है जो आपको समझ में आना चाहिए. हमारा जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो 70 से 110 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड रहता है. यस सर. तो इसको मेंटेन रखने का काम इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों मिलके करते हैं. सपोज हमारे बॉडी के अंदर अगर ग्लूकोज का लेवल, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल अगर कम हो जाता है तो ग्लूकोज को बढ़ाने का काम ग्लूकागॉन करता है. ग्लूकागॉन आएगा, वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेगा, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाएगा और वो ग्लूकोज को ब्लड में भेजेगा. लेकिन सपोज हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ गया है तो ग्लूकोज को कम करने का काम ये इंसुलिन करेगा. अब ये काम इंसुलिन कैसे करेगा वो हमको सीखना है और वही इस पर्टिकुलर हार्मोन का फंक्शन बन जाएगा. यस सर. तो इसका काम क्या है? तो जैसा कि आप समझ लीजिए कि ये एंटागोनिस्टिक ऑफ ग्लूकागॉन है. सो इट इज एंटागोनिस्टिक टू ग्लूकागॉन. अब सवाल ये उठता है कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कैसे करता है? ये लीवर और मसल्स को सिग्नल देता है. सो ये रहा आपका इंसुलिन और ये सिग्नल देगा लीवर के सेल को, मतलब हिपैटोसाइट्स, एंड मसल्स के सेल को, दैट इज मायोसाइट्स, और इनको बोलेगा कि आप ग्लूकोज से ग्लाइकोजन को बनाओ. मतलब आपके ब्लड में जो भी ग्लूकोज है वो सेल के अंदर जाएगा, लीवर और मसल्स के अंदर जाएगा और वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा. किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लाइकोजन में. ये जो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं. क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस हम इस प्रोसेस को बोलते हैं. ग्लाइकोजन जेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस. सो आई थिंक दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर. यस सर. तो इंसुलिन का दूसरा काम क्या होता है? तो ये बात आपको समझ में आ गई. इंसुलिन आएगा, लीवर मसल्स को सिग्नल देगा, लीवर और मसल्स अब क्या करेंगे? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाएंगे, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल जो हो जाएगा वो ड्रॉप हो जाएगा. नंबर 4, ये जो इंसुलिन होता है वो सेल को सिग्नल देता है, हमारे बॉडी के सेल को सिग्नल देता है टू एब्सॉर्ब ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड. सो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन increases permeability of glucose, increases the permeability of glucose for the cell, increases permeability आप समझते हैं? पास होना. इंसुलिन increases the permeability of glucose for cell. आपके बॉडी के सेल के अंदर वो ग्लूकोज की एंट्री कर देगा. जैसे आप ऐसा समझिए कि ये आपका ब्लड है, ये आपका ब्लड है और इसके अंदर ये जी स्टैंड फॉर ग्लूकोज. ये ग्लूकोज बढ़ गया है और ये रहा आपका इंसुलिन हार्मोन. ये इंसुलिन हार्मोन ना सीधा आपके बॉडी के सेल की तरफ जाएगा.
ये न्यूक्लियस है, बॉडी के सेल को सिग्नल देगा कि आप ग्लूकोज की परमेबिलिटी बढ़ा दो, मतलब आप ग्लूकोज को अंदर ले लो। अब ये ग्लूकोज आएगा कहां से? ब्लड से जाएगा। तो ब्लड का ग्लूकोज, ये रेड कलर ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड का जो ग्लूकोज है अब सेल के अंदर जाएगा। यस सर। तो अब इस ग्लूकोज का सेल क्या करेगा? इस ग्लूकोज का सेल एनर्जी बोल के यूज करेगा, एनर्जी बोल के। ग्लूकोज एक सब्सटेंस है रेस्पिरेशन के लिए। आप सभी ने रेस्पिरेशन पढ़ा होगा। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस कहलाता है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाता है, बदले में एटीपी देखो ऑर्गेनिज्म पाता है या सेल पाता है। लेकिन अगर एनर्जी बोल के यूज नहीं करना है, ये आपका बॉडी का सेल है, इट्स अ सेल, और ये ब्लड है। यस, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इंसुलिन इंक्रीजेस द परमेबिलिटी ऑफ ग्लूकोज फॉर सेल। ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा, इससे क्या होगा? इससे भी ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देन इसके और भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं। इट प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस इन द टिश्यू। सो नंबर 5 फंक्शन है प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, सिग्नल देता है सेल को कि सेल प्रोटीन को बनाए। इसके साथ साथ ये लिपिड सिंथेसिस में भी मदद करता है। सो इट आल्सो गोइंग टू प्रमोट लिपिड, या हम इसको बोल सकते हैं फैट सिंथेसिस। लिपिड या फैट सिंथेसिस हम इसको बोल सकते हैं। तो आई थिंक ये पार्ट भी आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाना चाहिए। पक्का है? इंसुलिन रिड्यूसेस द ब्रेकडाउन ऑफ फैट एंड प्रोटीन। नंबर 7, इट रिड्यूसेस breakdown of fat and protein। प्रोटीन और फैट का जो ब्रेकडाउन होता है ये इस चीज को भी रिड्यूस करता है। तो आई थिंक ऑल दिस फंक्शंस आर वेरी वेरी क्लियर। ये सारे फंक्शंस हैं और जो आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। नंबर 1 फंक्शन क्या है? ये लोअर करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। कैसे? ये ग्लूकोज को सेल के अंदर भेज देता है। पॉइंट नंबर 4, फिर वो ग्लूकोज का क्या होता है? या तो वो ग्लूकोज एनर्जी बोल के यूज हो जाती है, एटीपी बनता है, या तो उस ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है। ग्लाइकोजन कहां बनेगा? लीवर मसल सेल्स में स्टोर होगा एज ए रिजर्व फूड मटेरियल। प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजेनेसिस। प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस इन द टिश्यू, प्रमोट फैट सिंथेसिस इन द टिश्यू, और रिड्यूसेस द ब्रेकडाउन ऑफ फैट एंड प्रोटीन। तो आई थिंक ये बोलना जायज होगा कि ये एक एनाबॉलिक हार्मोन है। एनाबॉलिक क्यों बोला मैंने? अगर कोई भी हार्मोन आपके बॉडी में सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस बायोसिंथेसिस करने में रोल प्ले करता है, तो उसको हम एनाबॉलिक हार्मोन बोलते हैं। सो नंबर 8 आप लिख लीजिए। नंबर 8 आप लिख लीजिए, इंसुलिन इज अ एनाबॉलिक हार्मोन। It is an anabolic hormone. I think this particular concept is very very clear to you. Yes sir. I hope ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये सारे फंक्शंस थे। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं? अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज और एक्स्ट्रा पॉइंट है ये, और आप इसको समझ लीजिए। ये जो साइंटिस्ट होते हैं ना, ये जो साइंटिस्ट होते हैं, ये जब रिसर्च वर्क करते हैं, पैंक्रियास के ऊपर काम करते हैं, तो उनको अल्फा सेल के फंक्शन और बीटा सेल के फंक्शंस को स्टडी करना पड़ता है अलग अलग। यस सर। तो कभी कभी साइंटिस्ट को क्या करना होता है कि अल्फा सेल को डिस्ट्रॉय कर देना होता है, ताकि वो बीटा सेल का फंक्शन बॉडी पे क्या इंपैक्ट होता है अल्फा सेल के कमी से। अल्फा सेल मतलब ग्लूकेगॉन प्रोड्यूस करने वाला। जरा यहाँ पे फोकस करते हैं इस डायग्राम में। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है और इसके ऊपर कभी कभी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये एक नोट है और ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप इसको समझ लीजिए। आपने अभी भी सीखा देयर इज अ अल्फा सेल एंड देयर इज अ बीटा सेल। कोई डाउट है? अल्फा सेल जो होता है वो ग्लूकेगॉन प्रोड्यूस करता है, ग्लूकेगॉन।
है ना। बीटा सेल जो होता है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन, यस इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। सो अल्फा सेल इज गोइंग टू प्रोड्यूस द ग्लूकागॉन, बीटा सेल इज गोइंग टू प्रोड्यूस द इंसुलिन। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर 100%। अब आगे एग्जैक्टली क्या होता है, ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, मतलब साइंटिस्ट स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी, तो एक केमिकल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एलॉक्सॉन, 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 एलॉक्सेन, एलॉक्सेन। और एक केमिकल होता है जिसको हम कोबाल्ट क्लोराइड बोलते हैं, कोबाल्ट, कोबाल्ट क्लोराइड, कोबाल्ट क्लोराइड। इज दैट क्लियर? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एग्जैक्टली होता क्या है कि there is a chemical called as a एलेक्सॉन, there is a chemical called as a कोबाल्ट क्लोराइड, है ना। ये एलेक्सेन केमिकल होता है, ये डिस्ट्रॉय करता है अल्फा सेल को। इसका फंक्शन होता है इट डिस्ट्रॉय अल्फा सेल, एंड ये जो होता है इट डिस्ट्रॉय बीटा सेल। ये अल्फा सेल को डिस्ट्रॉय करता है और ये बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये अल्फा सेल को डिस्ट्रॉय करता है, ये बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करता है। तो अगर कोई साइंटिस्ट स्टडी करना चाहता है, सपोज हमारे पास माउस है और माउस में हम स्टडी करना चाहते हैं कि अल्फा सेल अगर अपसेंट हुआ तो बॉडी पे क्या इफेक्ट आएगा, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, माइस के अंदर एलॉक्सेन इंजेक्ट करते हैं। एलॉक्सेन के इंजेक्शन से अल्फा सेल मर जाते हैं और अब बॉडी में जो भी इफेक्ट आएगा उस फिजियोलॉजी को हम स्टडी कर सकते हैं। सो अगर साइंटिस्ट स्टडी करना चाहते हैं दूसरे माइस में कि बीटा सेल अगर बॉडी में नहीं रहा माइस में, तो बॉडी कैसे क्या क्या सिम्टम शो करती है, तो साइंटिस्ट क्या करेंगे, कोबाल्ट क्लोराइड को यूज करेंगे। सो मैं यहाँ पे ये पॉइंट लिखना या मेंशन करना जरूर चाहूंगा, these chemicals are used to study alexane and cobalt chloride is used to study physiology of pancreas। पैंक्रियास का बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, वो इफेक्ट को स्टडी करने के लिए एलॉक्सॉन और कोबाल्ट क्लोराइड यूज करना है। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर, आपको नीट 4 ऑप्शन देता है और आपको सवाल पूछता है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा केमिकल है जो अल्फा सेल को डिस्ट्रॉय करने के काम में आता है, और ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करने के काम में आता है। आई थिंक दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। सो आई थिंक दिस पॉइंट नीड टू बी नोटेड, एंड ये पॉइंट आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है ना। अब हमको क्या बात करना है, अब हमको तीसरे हार्मोन के बारे में बात करना है। तीसरा हार्मोन का नाम क्या है, सोमैटोस्टैटिन। कौन प्रोड्यूस करता है, डेल्टा सेल। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए। इनकेस कोई डाउट है तो हम लोग आप कमेंट कर सकते हो, हम लोग जरूर उस पर मैं रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे हार्मोन के बारे में, द थर्ड हार्मोन, फंक्शंस ऑफ सोमैटोस्टैटिन। तो मैं एक टाइटल लिख देता हूं, फंक्शन ऑफ somatostatin। We're gonna talk about the function of somatostatin. Ladies and gentlemen, जब हम somatostatin के functions के बारे में बात करते हैं, somatostatin आपने कहीं सुना हुआ है? देखो, somatostatin हाइपोथैलेमस भी प्रोड्यूस करता है। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर का दूसरा नाम, इधर देखो, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर का दूसरा नाम ही सोमैटोस्टैटिन है। यस सर। तो सोमैटोस्टैटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस, नंबर 1। नंबर 2 पैंक्रियास। नंबर 3 आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है। जब मैंने आपको स्टमक का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, जब मैंने आपको इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, तो वहां पे कुछ
सेल्स भी थे जो सोमैटोस्टैटिन प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, सोमैटोस्टैटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, इज सिक्रीटेड बाय, is secreted by, it is secreted by, it is secreted by hypothalamus, hypothalamus, comma, alimentary canal, and hypothalamus, alimentary canal and pancreas। पैंक्रियास के द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है। ये जो पर्टिकुलर हार्मोन है ये सप्रेसिंग हार्मोन है, मतलब ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है। नंबर 2, इट इज ग्रोथ इनहिबिटिंग और ये एक सप्रेसिंग हार्मोन है। सप्रेस करना समझते हैं? It is a growth inhibiting hormone. It is a suppressing hormone. Suppressing hormone का मतलब ये होता है कि ये suppress करने वाला होता है या stop करने वाला होता है, prevent करने वाला होता है, रोकने वाला होता है। Is that clear? अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस पर्टिकुलर हार्मोन का फंक्शन क्या है, पैंक्रियाज में इसका फंक्शन क्या है। पैंक्रियाज में, हाइपोथैलेमस में इसका क्या फंक्शन है, ये ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर बोलते हैं। पैंक्रियाज में ये रेगुलेट करता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन के सिक्रीशन को, मतलब ये दोनों को रेगुलेट करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इन पैंक्रियाज it regulate secretion of insulin and glucagon, secretion of insulin and glucagon। I think this particular part is absolutely very clear. In pancreas, it regulates secretion of insulin and glucagon. I think this particular concept is absolutely clear. और ये पार्ट आपको समझ में आ गया है? यस सर। अब हमारे पास तीसरा, आई थिंक चौथा हार्मोन भी है। चौथा हार्मोन क्या है? चौथे हार्मोन का नाम है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। यस सर। पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का टाइटल लिखते हैं, फिर वो भी सीख लेते हैं हम लोग। कहाँ पे स्पेस है? ओके, यहाँ पे। फंक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड के फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब हम लोग पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड के फंक्शंस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक इनहिबिटिंग हार्मोन है। ये किसको इनहिबिट करता है वो आपको समझ में आना होगा। आपने सुना होगा पैंक्रियाटिक जूस, ये जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है। पैंक्रियास एक हेट्रोक्राइन टाइप ऑफ ग्लैंड है, एक कंपोजिट है, इसमें एंडोक्राइन भी है, इसमें एक्सोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन जो होता है वो पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। उसी जूस को इनहिबिट करने का काम, स्टॉप करने का काम, रोकने का काम पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड करता है। पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड वो हार्मोन कहलाता है जो पैंक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को इनहिबिट कर जाता है। आई थिंक सुपर, मेरे ख्याल से मुझे तो समझ में आ गया। यार हम लोग लिख लेते हैं। यस सर, स्पेस है ना? या पीपी मैंने लिखा हुआ है। पीपी मतलब पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। इनहिबिट मैंने लिखा हुआ है, इनहिबिट करता है। क्या इनहिबिट करता है? इनहिबिट सिक्रीशन, इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ
किसका सिक्रीशन इनहिबिट करता है? इट इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस का जो सिक्रीशन है ये इनहिबिट करता है या ये स्टॉप करता है। इज दैट क्लियर? पक्का? आई थिंक दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस बाय पैंक्रियास, या आई थिंक आपको मालूम है कि पैंक्रियाटिक जूस है तो वो पैंक्रियास ही प्रोड्यूस करेगा। तो ये सारे फंक्शंस थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ये समझ में आया हुआ है, ये सारे फंक्शंस आपको समझ में आ गए। और ये दो एडिशनल हार्मोन्स हैं, सोमैटोस्टैटिन एक इनहिबिटिंग हार्मोन है, स्टॉप करने वाला हार्मोन है, रोकने वाला हार्मोन है, और ये हार्मोन भी एक इनहिबिटिंग है, बट ये पैंक्रियाटिक जूस को इनहिबिट करता है और ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन को स्टॉप करता है डिपेंडिंग अपॉन कौन ज्यादा है, जो ज्यादा है उसको कम करता है। यस सर, सप्रेसिंग है। तो आई थिंक ये हार्मोन्स का पार्ट भी आपको क्लियर हो गया है। अब हम लोग आपको अगर कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो नहीं पसंद है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप बोल सकते हैं। अब हम लोग क्या बात करेंगे, वी गोना टॉक अबाउट दी डिजीज पार्ट, मतलब क्या होता है जब इंसुलिन ग्लूकागॉन ये जो सारे हार्मोन है ये जब ज्यादा हो जाते हैं या आपके बॉडी में कम हो जाते हैं तो कौन से डिसऑर्डर्स आपके बॉडी में डेवलप हो जाते हैं, उनके बारे में हम जरूर बात करेंगे। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, जय हिंद।